की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देवभूमि की दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। बसपा कार्यालय में बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही सुनाते हैं। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है मायावती की ओर से। ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपस में ही मिली रहती है और इनकी सभी अपनी गलत नीतियों एवं कार्यक्रम जनता पर जबरन थोपने व संविधान संशोधन आदि मामलों में ये दोनों पार्टियां दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और के दोहरे चरित्र वाली नीति अपनाकर अंदर अंदर एक हो जाती है। और इस संदर्भ में खासकर आरक्षण संबंधी अनेकों मामले देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के सामने अभी भी ताजा है, जिससे स्पष्ट तौर पर इन वर्गों के साथ साथ जन व देश हित भी प्रभावित होता है और देश की ज्वलंत समस्याएं जनता को दुखी एवं त्रस्त व उनके जीवन को लगातार लाचार और कष्टदायी बनाती रहती हैं। जबकि इन पार्टियों को अपने संकीर्ण विचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर आमजन व देश हित में संविधान व उसके मानवतावादी उद्देश्यों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि अपने भारतीय संविधान की पवित्रता हमेशा बरकरार बनी रहे। किंतु इन दोनों पार्टियों व इनकी सहयोगी पार्टियों के भी स्वभाव व कार्यकलापों आदि से साफ जाहिर होता है कि ये सभी पार्टियां अंदर अंदर आपस में मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किए गए समता मूलक व अति कल्याणकारी संविधान को बदलकर इसे अब पुराने जातिवादी ढांचे में बदलना चाहती है, जिससे भारतीय मानवतावादी जनमानस व हमारी पार्टी कतई भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वैसे भी भारतीय संविधान व उसकी उद्देशिका में जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे देश की आत्मा को तृप्त करती हैं और जिन्हें काफ़ी सूझबूझ, लंबे व गहरे सोच विचार के बाद ही देश में लागू किया गया है और अब उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई और छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, बल्कि ये घोर अनुचित होगा। बीएसपी की ये इन पार्टियों को सलाह भी है, किंतु ये अति दुखद है कि देश को भारतीय संविधान के मामले में बार बार ऐसी अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और इस संदर्भ में बीएसपी को इन पार्टियों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि अब हमें भी अपनी आवाज़ देश भर में जरूर उठानी पड़ेगी, बशर्ते यदि इन्होंने अपने संविधान विरोधी चेहरे को जल्दी नहीं बदला। यदि ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहा तो फिर जो दबे कुचले लोग हैं, इस देश के वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास तौर से जिनको भारतीय संविधान के तहत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो फिर इनको जरूर आगे आना होगा। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश के कई राज्यों में आए दिन भाषा के नाम पर की जा रही राजनीति भी कोई ठीक नहीं है, जबकि संविधान की मूल भावना के अनुसार सभी भाषाओं को सम्मान देना जरूरी है।
भाषा को लेकर बुद्धिजीवियों के बीच बहस होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में सरकारों व पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव होना देश व जनहित में ठीक नहीं है। साथ ही वोटर लिस्ट में भी सुधार को लेकर जो किस्म किस्म की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, तो उसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए, ताकि इस अभियान का सही मुख्य लक्ष्य हासिल हो सके। जहां तक पिछले कुछ समय से देश में कई धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जो जातीय उन्माद, टकराव व हिंसा की स्थिति पैदा की जा रही है तथा कहीं जातिवादी मानसिकता के तहत खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का जो शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाली वास्तव में संविधान की सही मंशा के विरुद्ध ये कार्य होगा, तो इसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिससे सभी को बचना चाहिए। साथ ही बंगाल सहित पूरे देश में अब कहीं पर भी हमारी महिलाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, ये भी बड़ी चिंता की बात है। इस मामले में भी केंद्र व सभी राज्य सरकारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ देश में बीच बीच में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने के लिए केंद्र सरकार को हमेशा सजग व पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए, ताकि अब आगे कोई भी आतंकवादी संगठन अपने किसी भी मकसद में कामयाब ना हो सके। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है, तो उस पर भी केंद्र सरकार को अपनी पैनी नज़र रखनी चाहिए और इस मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले यदि केंद्र की सरकार विपक्ष को भी गुड फेथ में ले लेती है तो ये बेहतर होगा। इन्हीं जरूरी खास मुद्दों के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि इस वर्ष सन 2025 के शुरू होते ही हमारी पार्टी ने पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ इस दौरान सभी स्तर की कमेटियों के गठन करने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। और इस संबंध में मैंने इस वर्ष 29 जनवरी को दिल्ली पार्टी केंद्र कार्यालय में और 2 मार्च को लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में तथा पिछले महीने दिनांक 18 मई को पुणे दिल्ली में पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसकी काफ़ी कुछ जानकारी मीडिया बंधुओं को भी मेरे ट्वीट पर प्रेस नोट आदि के जरिए मिलती रही है, जिन्हें मैं यहाँ फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में यूपी व उत्तराखंड स्टेट की तथा अन्य राज्यों की भी बीच बीच में दिल्ली व लखनऊ में भी अलग अलग से मेरी बैठकें होती रही हैं। और वैसे भी ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे देश में पार्टी का हर स्तर का संगठन सही से बनकर तैयार नहीं हो जाता है। इस तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे लखनऊ से। ये तस्वीरें थी जहां बीएसपी सुप्रीमो की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी ओर से अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। कार्यक्रम में आज बात करते हैं कांवड़ यात्रा की तैयारी की। उत्तराखंड
चारधाम यात्रा के दौरान वो मंजर देखे जिनसे श्रद्धा भी डरी सहमी नजर आई है। हेलीकॉप्टर हादसे, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और सड़कों पर मौत के साए नजर आ गए, जिसमें करीब 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है। अब सरकार के सामने अगली बड़ी परीक्षा सामने आ गई है। कांवड़ यात्रा जो 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई की श्रावण शिवरात्रि तक चलेगी। अनुमान है कि गंगा जल लेकर देश भर के शिवालयों में पहुंचेंगे शिव भक्त, लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने डीजे की ऊंचाई, चौड़ाई, अश्लील भड़काऊ गाने और रात्रि ध्वनि नियंत्रण जैसे तमाम प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने सभी डीजे संचालकों को धारा 168 के तहत औपचारिक नोटिस भी दिया है, जिसके अनुसार अगर कोई डीजे संचालक शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग तैयारियों का जायजा लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी सख्ती से कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। अब सवाल यह है कि क्या यह नियम श्रद्धा की सुरक्षा के लिए है या फिर आस्था पर नियंत्रण का हथियार? क्या चारधाम की तरह इस यात्रा में भी बदइंतजामी की पुनरावृत्ति होगी? विपक्ष सरकार की चारधाम यात्रा के साथ अब कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार पर पहले से ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की सबसे लंबी पैदल चलने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में कांवड़ मेले के संबंध में अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के अलावा जिन राज्यों के रास्तों से कांवड़ यात्रा जाती है, वहां के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को किस तरह से संपन्न कराया जाए, साथ ही यातायात सुरक्षा को लेकर भी बात की गई। आगामी 11 जुलाई से 13 जुलाई तक कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में आज इंटर स्टेट बैठक आयोजित हुई। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि कांवड़ मेले को संपन्न कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 2 राज्यों के बॉर्डर पर दोनों राज्यों के अधिकारी तैनात रहेंगे। और उन्होंने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि कांवड़िये किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, बैट इत्यादि अपने साथ लेकर ना आए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी बड़े डीजे आपस में प्रतियोगिता करते हैं, उनको लेकर नियम लागू कर दिए गए हैं। यातायात के नियम समय समय पर लागू किए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के अधिकारी उत्तर प्रदेश में भेजे जाएंगे और वहां के अधिकारी उत्तराखंड में भी रहेंगे, जिससे दोनों प्रदेशों में आपस में सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। डीजे वाले मामले में डीजीपी का कहना है कि जहां पर डीजे बजाए जाते हैं, वहां की लिस्ट बनाई जा रही है और उसके लिए जो पहले नियम बने हुए थे वही जारी रहेंगे। और शेयरिंग ऑफ इनपुट्स के लिए काफी डायरेक्शंस दिए हैं कि किस तरह से हम अपना कोऑर्डिनेशन और इनपुट्स को शेयर करने में किस तरह से और इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं और कैसे इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे कि जो अभी आगामी कांवड़ यात्रा है उसमें जो यात्री आते हैं वो सकुशल अपना कार्य संपन्न कर सकें। इसमें आज हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के अधिकारी काफी फिजिकली भी प्रेजेंट थे और काफी ऑनलाइन भी थे। घटना के बाद पहली कांवड़ यात्रा है, तो उस पर भी सारी बातें हो गई कि किस प्रकार से हम सुरक्षा भी बढ़ाना है, किस तरह से जो अगर कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज उसको कैसे कर्टेल करना है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी। सब कुछ प्रतिबंधित भी रहती है कांवड़ मेले में, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? हाँ, तो कंटिन्यू रहेगी। जो चलिए, थैंक यू। उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है वो इस बार भी की जाएगी, जैसे पिछली बार की गई थी। बड़े डीजे को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसी को लेकर जो हुडन भी हो जाता है और मतलब बहुत महंगे डीजे लाने का कंपटीशन चलता है। इसके लिए क्या जी, इसके लिए ये पूरी तैयारी है और जो ऐसे डीजेस जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से बनते हैं, उनके नामों की सूची आ गई है और उनसे संपर्क करके जो एक फिक्स्ड मानक जो डीजे की हाइट और चौड़ाई के लिए जो बनाए जाएंगे, उनके अनुसार ही एनफोर्स किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं।
तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें ही सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक एसओपी बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती, और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मानपूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा और कोई ऐसी स्थिति होगी तो पुलिस अपनी सख्ती से भी पेश आएगी और उसमें कोई कोताही नहीं। वहीं उत्तराखंड सरकार की इन तैयारियों पर विपक्ष ने भी तीखा हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी को श्रद्धालुओं से ज्यादा प्रचार और चुनावों से सरोकार रखती है। चारधाम में पहले से अव्यवस्थाओं का अंबार है, कांवड़ यात्रा में भी यही देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतराम ने कहा कि बीजेपी को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनकी योजनाएं सिर्फ प्रचार तक सीमित हैं। कांवड़ यात्रा जैसी सबसे बड़ी चुनौती पर उनकी तैयारियां जमीन पर शून्य हैं। एसओपी से श्रद्धा नहीं संभलती, इसके लिए ईमानदारी और संवेदना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर प्रचार प्रसार में ही ज्यादा व्यस्त रहती है। उनका चुनावों से ज्यादा सरोकार होता है, जनहित के से सरोकार नहीं होता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाना है, इस पे उनकी चर्चा नहीं होती है। उनके यहाँ चर्चा होती है कि चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे हम धांधली कर सकें, कैसे वो कर सकें। इसी तरह से जिस तरह से चारधाम की व्यवस्था है उसमें कांवड़ यात्रा में भी आप देखना उसी तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि इनके जो स्ट्रेटेजी है, जो इन्होंने बनाना चाहिए था कांवड़ यात्रा के लिए, जो तैयारियां करनी चाहिए थी, वो तैयारियां अभी शून्य है। तैयारियां केवल प्रचार प्रसार तक सीमित है। प्रचार प्रसार जरूर इनका होता है, लेकिन तैयारियां धरातल पे वो चीजें नहीं होती। सरकार ने देखिए जो हमारी चारों धाम की यात्रा चलती है उसकी भी तैयारी पूर्णतः करी है और यात्रा चल रही है। बीच में थोड़ी सी रुकावटें आई थी और जिस प्रकार से अब हमारी कांवड़ चलेगी जुलाई से, और 11 जुलाई से हमारा सावन लगेगा, उसके बाद हमारी यात्रा चलेगी कांवड़ की। उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है कि आने वाले जो भी हमारे कांवड़िए होंगे उनके लिए बाकायदा रस्तों में जो फुटपाथ है उसको सही तरीके से किया जाए और उनको व्यवस्था दी जाए। जगह जगह टेंट की जो व्यवस्था की जाती है, उनके ठहरने की, रुकने की व्यवस्था, तमाम हर चीज़ों की जो व्यवस्था की जाती है उनको लेकर के सरकार अपना काम कर रही है। कांवड़ भी हमारी बहुत अच्छे से चलेगी, यात्रा भी जो हमारी चारों धाम की वो भी बहुत अच्छे चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार उत्तराखंड हादसों की खबरों से बाहर निकलकर व्यवस्था की मिसाल बनेगा? क्या आस्था के इस महासागर को केवल नियमों से नहीं, समर्पण और समझ से संभाला जाएगा? श्रद्धालु तैयार हैं, अब सिस्टम से भी वही समर्पण और तैयारी की उम्मीद करनी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कमलेश उनियाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। दीपक रावत, केंद्रीय मंत्री यूकेडी। डायरेक्टर कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष हैं यूएसएम। रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। शुरुआत कमलेश जी के साथ में कर लेंगे। कमलेश जी, इतनी तैयारियां हैं चारधाम की यात्रा को लेकर, लेकिन अब कांवड़ की भी शुरुआत हो रही है, तो विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि चारधाम में ही तैयारियों के साथ साथ कह लें उतनी ही खामियां भी सामने आई हैं। तो क्या चारधाम के बाद कांवड़ के लिए उतनी तैयार सरकार है? कमलेश जी। सरकार तो चाहे चुनाव का प्रकरण हो, ग्राम पंचायतों का, या चारधाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, निरंतर कार्य कर रही है। जो भी तैयारियां हैं उसका मास्टर प्लान लगातार एक व्यवस्था है उसके अंतर्गत बनाया जाता है। इस संदर्भ में बैठकें भी चल रही है, बैठक का दौर जैसे अभी आप बता रहे थे। और जहां तक जो कांवड़ी बाहर से आते हैं, क्योंकि कई प्रदेशों से लगता हुआ एक लंबी यात्रा है, तो यात्रा के मद्देनजर जो भी आवश्यकताएं होती है कांवड़ियों के लिए, चाहे वो उनकी रहने की व्यवस्था हो, मोबाइल शौचालय की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, और जो मानक है, चाहे वो डीजे के अभी बता रहे थे, क्योंकि अपने कहीं ऐसे अपने, क्योंकि जो हमारी रेलवे लाइन है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक हो गई, तो उसमें एक हाइट के बाद कोई स्थिति को देखते हुए हाइट का भी मानक रखा गया है। तो जो भी मानक रखे गए उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। निरंतर सरकार इसमें कार्य कर रही है। कार्य करने की एक व्यवस्था, एक तरीका है। हर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एक हिसाब से संबंधित प्रदेशों से, या अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो
पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, या आपका हरिद्वार हो गया, या देहरादून के जो जिले हैं, संबंधित जिलों के भी इसके उपरांत बैठक रखी जाएगी। और ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और चाहे क्योंकि समस्याएं फिर भी आती हैं, ये नहीं कि कोई भी चीज अगर होती है हम कितना बेस्ट से बेस्ट प्लान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बारिश का मौसम भी है, आपदा की स्थिति भी है, आपदा आने की संभावना पहाड़ों में ज्यादा रहती है, कुछ ऐसे रोड वगैरह की, तो उसको देखते हुए भी, ताकि हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मुस्तवी कितना हमारी जो शासन प्रशासन कितना ज्यादा डेडिकेट होकर के, और जो माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट की स्थिति को देखते हुए निरंतर इस पर कार्य कर रही है, और इसी कार्य की समीक्षाओं की बैठक भी चल रही है, और लगातार मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं मुख्य पुष्कर सिंह धामी जी के ये हमारे को दी जा रही है और की जा रही है। और जो भी व्यवस्था है, नोडल अधिकारी की बात हो, चाहे यहाँ का प्रशासन उत्तर प्रदेश अधिकारी उत्तर प्रदेश जाकर के मैनेजमेंट की बात हो, और कितनी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से, ताकि जो ये दिव्य भव्य जो कांवड़ यात्रा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था का विषय है, और खास करके क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो कांवड़ यात्रा हो चाहे चार धाम यात्रा हो, इसका विशेष महत्व है। हर कोई अपने जीवन काल में, और लगातार कुछ लोग निरंतर कांवड़ में आते रहते हैं, तो उसको देखते हुए संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ के आ रही है, तो उसके हिसाब से सरकार का भी अपना एक प्लान है और एक अपनी रचना है, जिसके हिसाब से वो ये यात्रा सुचारू रूप से तो निरंतर कार्य कर रही है, और आने सब कुछ अच्छा होगा, और समय पे ही हर चीजें हो रही हैं। आप ये देखेंगे कि कहीं ना कोई भी चीज बाधित नहीं हो रही है, चाहे चुनाव हो, चाहे आपका यात्रा हो चार धाम की, या व्यवस्थाओं की बात हो, या कांवड़ यात्रा की बात हो, तो शासन प्रशासन निरंतर चुस्त और दुरुस्त है। ठीक है, आशीष सैनी जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, सरकार के प्रवक्ता या बीजेपी के कह लें हम, उनका कहना है कि व्यवस्थाएं तो बिल्कुल ठीक हैं और मिसाल बनेंगी व्यवस्थाएं, कोई सवाल नहीं उठेगा। देखिए, अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने वही भाषण पढ़ दिया जो चार धाम यात्रा के समय जब ये आए थे, तब इन्होंने यही बात की कि मीटिंग हो रही है, सब मॉनिटरिंग हो रही है, सब चल रहा है। हरिद्वार से नारसन तक का जो लगभग 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, वो कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड के हिस्से में आता है। उत्तराखंड के हिस्से में इसमें सबसे पहले ट्रैफिक रूट मैनेजमेंट है, उसके बाद कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्था है। लगभग कांवड़ियों को रुकने की सारी व्यवस्था श्रद्धालु, बहुत सारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं अपने स्तर पर करती है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार के हेल्थ कैंप लगे हैं, पिछली बार 3-4 बार से मैंने देखे हैं, और उनमें हेल्थ कैंपों में लोग दवाइयों का अपना उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हरिद्वार से रुड़की तक, और रुड़की से लेके मंगलौर, और मंगलौर से लेके नारसन, इस सारे रास्ते पर कांवड़ यात्रियों को अलग अलग मार्ग पर भेजा जाता है। कुछ कांवड़िए इस पर आएंगे, कुछ उस पर आएंगे। अभी एक नियमावली बनाई, मैं अभी देख रहा था, सचिव महोदय कह रहे थे कि कांवड़ की लंबाई और चौड़ाई को लेकर एक नियम है। लेकिन जो कांवड़ यात्रा मार्ग रुड़की से जब मंगलौर जाता है, तो बीच में रेलवे के और के ब्रिज आते हैं, और वो जो ब्रिज है उस पर कांवड़ नहीं जा सकती, वो उसकी हाइट बहुत कम है, वहां से संभव नहीं है। तो पहली विफलता तो इस सरकार की है कि इतने लंबे समय बावजूद भी ये अभी तक उसका विकल्प नहीं ढूंढ पाए कि जहां पर ब्रिज है और वहां बड़ी कांवड़ या कोई कंधे पर ले जाने वाली कांवड़ है, वो वहां जा ही नहीं सकती। तो रूट परिवर्तन करने का जो पहला काम था, वो प्रशासन के और कांवड़ में जो मेरा समिति बनी है, इनके संज्ञान में ही नहीं। दूसरी बात, सड़क के किनारे जो कैंप लगते हैं, वो दरअसल उनकी सीमाएं बड़ी कम है, थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, कहीं लग पा रहे हैं, कहीं नहीं लग पा रहे हैं, कहीं बड़े लग रहे हैं, कहीं छोटे लग रहे हैं, और कांवड़ियों को मजबूरन सड़क पर लेटना पड़ता है। मैं आपको पिछले बार के, अगर आप पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए कैमरों में देखेंगे कि यदि 40 मीटर की सड़क है, तो 18-18 मीटर, 15-15 मीटर सड़क पर लेट रहे हैं, और जगह ही मौजूद नहीं है। यानी वो जो व्यवस्थाएं जो शासन की तरफ से होनी थी रुकने के लिए, जो वो बनने थे कैंप, वो नहीं, उनकी जगह ही नहीं है, तो लगाएंगे कहाँ पर। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, कांवड़ जब यात्रा चलती है तो उसमें नशे का कारोबार फलता फूलता है, बहुत भारी मात्रा में गांजे का और कई चीजों का, चरस का उपयोग किया जाता है। कोई ऐसी टीम नियंत्रण करने के लिए नहीं अभी तक निर्धारित की गई है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं, क्या कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज भी है। क्योंकि धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुसार, क्योंकि जैसे कमलेश जी ने कहा कि भाई धर्म और आस्था है, तो धर्म और आस्था के अनुसार तो गांजा लेना उस धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है जो शिव भक्त है। लेकिन सरकार जब काम करेगी तो उन लोगों को
उससे प्रताड़ित होने से या परेशान होने से कैसे रोकेंगे जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और किसी भी नशे का सेवन नहीं करते हैं। तो सरकार ने उनके बचाव के लिए कौन सा पैरामीटर लगाया है, कितने लोगों की वहां व्यवस्था करी है, कैसे की है। तो ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई, इनका जवाब न तो इनके पास है, न कांवड़ मेला समिति ने इस चीज का कोई संज्ञान लिया है। तो यहाँ फेल्योर यात्रा कहीं शुरू होता है कि पहले कांवड़ यात्री कहाँ जाएंगे, उसके बाद धनौरी से उनका जो पंजाब और उस क्षेत्र में जाने वाले लोगों का उनका डाइवर्जन होता है, वो कहाँ से करेंगे। तो वो जो सड़कें हैं वो जगह बड़ी छोटी जगह, और कांवड़ की व्यवस्था के नाम पर केवल पुलिस की गाड़ियां बड़े दनदनाते हुए कांवड़ियों के बीच में से निकलती है, लेकिन किनारे सो रहे कांवड़िए और उनकी अव्यवस्था ये देख नहीं पाते। हर बार कांवड़ यात्रा शुरू होती है और फिर मजबूरी हो जाती है कि जैसे तैसे भी से निपटा लो। और इससे पहले जो चाय बिस्कुट मीटिंग हुई है, मुझे लगता है धामी जी ने कोई बिस्कुट की बड़ी फैक्ट्री लगाई है कि वो बिस्कुट की खपत कैसे हो, इसलिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन काम की बात, हरिद्वार में इतने जनप्रतिनिधि मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, एक व्यक्ति को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, ना ही उसकी राय ली गई है। आप देहरादून में बैठ के करते रहिए, जैसे आपने चारधाम यात्रा की है वैसे ही आप ये वाली यात्रा करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें इनसे कोई खास उम्मीद है नहीं। ईश्वर के भरोसे और भक्तों के भरोसे जो कैंप लगाते हैं, और उन कांवड़ियों के भरोसे जो आस्था के साथ यहाँ आते हैं, उनके भरोसे यात्रा पूरी हो जाएगी, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है सर, आपकी आवाज़ कुछ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है, आपकी बात निकल कर सामने आ गई। हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, स्वागत आपका सर। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि चारधाम यात्रा में देखिए वर्तमान में हालात बहुत ख़राब हैं, अभी वर्तमान की स्थिति की अगर बात की जाए, लेकिन सरकार ने हमेशा यही दावा किया कि चीज़ें बेहतर रही हैं। अब कांवड़ की भी तैयारियां करनी है चारधाम के साथ में, तो क्या सरकार उसमें सक्षम नज़र आ रही है आपको? जय हिंद गरिमा जी। देखिए, सरकार के सामने आपने देखी कि बहुत सारी ये चुनौतियां हैं, जैसे चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, पंचायत चुनाव और जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चुनौती, साथ में जो बरसात का मौसम आने वाला है, ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस अगर देखेंगे, जो सरकार का जो एक्सपीरियंस हमें दिखाता है विगत 3-4 महीनों में जो चारधाम यात्रा का, जिसमें लगभग 122 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिससे हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि आगे हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उन तीर्थयात्रियों को और श्रद्धालुओं को जो उत्तराखंड की इस पवित्र यात्रा में आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार जो है किसी भी प्रकार से जो कांवड़ यात्रा है या पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं उसके लिए किसी भी प्रकार से पूर्णतः तैयार नहीं है। सड़कों की हालतें इतनी बदतर हैं कि आप देखेंगे कि अभी भी थोड़ी सी बारिश होती है तो जाम लग जाता है, मतलब कितने किलोमीटर तक आप देखेंगे, दूर दूर तक आपको जाम मिलेगा। मैन पावर की कमी आपने देखी, जो जब यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई थी बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर वहाँ पे आपने देखा एनडीआरएफ की बड़ी सारी समस्याएं, वहाँ पे लोगों की कमी आपको देखने को मिली थी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिससे ये लगता है कि आप चारधाम यात्रा से कोई सबक सीखे ही नहीं, और अब कांवड़ यात्रा के लिए आप खाली बोलते हैं कि माइक्रो लेवल मैनेजमेंट हमने किया है, लेकिन उसके पीछे आपने ये देखा कोई डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मैंने ये प्रश्न इनके पास रखा था कि पूर्व सैनिकों की टीम आपके पास यहाँ पे है जिनको कि डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू से ही सिखाया जाता है। जब आप सेना में जाते हैं, आप उन पूर्व सैनिकों की मदद लीजिए, ऐसे लोगों का एक संगठन बनाइए और चारधाम यात्रा के लिए या कांवड़ यात्रा जो पवित्र धाम यात्रा है जहां 5-5 स्टेट के लोगों ने आना है, और ये नहीं लाखों की संख्या में नहीं करोड़ों की संख्या में आना है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करने के लिए, उनकी यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि ऐसे पूर्व सैनिकों के जो अच्छी पोस्ट पे, यहाँ पे कितने ही लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, बहुत वरिष्ठ सैन्य अधिकारी यहाँ पे देहरादून में हैं, आपने एक बार उनसे राय ली होती कि आपका हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, इसके लिए गाइडेंस चाहिए कि आप पूर्व सैनिकों की तरफ से क्या कोई वॉलंटियरली या जैसे भी आप चाहते थे, बाहर के लोगों को आप यहाँ पे बुला के वो दे रहे हैं, आप पूर्व सैनिकों को कम से कम ये मौका देते तो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ते। लेकिन इसमें भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई वो नहीं है।
दूसरी बात, सरकार की लापरवाही देखिए। भारतीय मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है कि जो आने वाला जुलाई का महीना है, जब चुनाव भी होंगे, कांवड़ यात्रा भी होगी और चार धाम यात्रा चली रही है, इसमें जो है बहुत सारी जो है बरसात के कारण बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आपदाएं आएंगी, रोडें टूटेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार चेतने को तैयार नहीं है। अब मैं उत्तराखंड के जमीनी सच के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ स्पर्धा है लेकिन सुरक्षा नहीं, चुनाव है लेकिन तैयारी नहीं, सरकार है पर जिम्मेदारी नहीं, और उत्तराखंड राज्य तो है लेकिन उत्तराखंडियत है ही नहीं। जैसे हम देख रहे हैं कि चार धाम का यात्रा का दर्शन, देव दर्शन नहीं, जोखिम दर्शन हो गया है। इतनी बड़ी चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है, इसके बावजूद आप बोले नहीं हमें वो ये चुनाव करवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। कांवड़ यात्रा ठीक है कि इस मौसम में, इस समय में होनी है, ये निर्धारित है, लेकिन चुनाव आप आगे पीछे कर सकते थे। ठीक है, तो सरकार की नीयत, वो जो सरकार बोलती है, ब्रांडिंग तो सरकार करती है कि 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं, लेकिन ब्रांडिंग के साथ सरकार धरातल में कोई काम करती नहीं है, ये साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और जिसका भुगतान जो है यात्रियों को भुगतना। ठीक है, अभी जवाब लेंगे सरकार से, लेकिन आते हैं कमलेश जी आपके पास लौटेंगे और रतन मणि जी को भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं चार धाम और कांवड़ की तैयारियों को लेकर। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रतन मणि डोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रतन मणि जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार की तैयारियों से संतुष्ट हैं या वाकई विपक्ष जो आवाज उठा रहा है वो बुलंद नजर आ रही है आपको? स्थितियां क्या है? क्योंकि अभी दो यात्राएं प्रदेश में, और जिस तरीके से चुनाव का जिक्र कैलाश जी ने किया, चुनौती तो बड़ी है। जी गरिमा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। ये मौसम हमारे साथ नहीं होगा इस समय में, क्योंकि बहुत सारे काम सरकार के जिम्मे आ गए हैं। चुनाव भी आ गया है, यात्रा भी है और कांवड़ भी है, ये सारा कुछ है। जो आपदा आनी है वो उसने आना है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमारी, कुल मिला के मेले ठेले हमारे फिर पुलिस के भरोसे रह जाते हैं। इस समय हमें पुलिस फोर्स की भी कमी महसूस होगी, क्योंकि जब चुनाव होगा तो वहाँ भी वो फोर्स, अतिरिक्त फोर्स की जरूरत है। केंद्र से कितना फोर्स मिल पाता है वो अलग तब देखने वाली बात है। मेरा ये कहना है कि ये जो विभागीय जो अधिकारियों के स्तर पर जो बैठकें होती हैं, वो बैठकों का स्वरूप वो करेंगे अपने हिसाब से, अधिकारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो लोगों की सहभागिता ऐसे आयोजनों, ऐसे मेलों के समय होनी चाहिए, वो नदारत है। वो पता नहीं क्यों ना तो सरकार सहभागिता चाहती है, ना अधिकारी चाहते हैं, कोई पहल नहीं है। अब हरिद्वार में देखिए कि मैं थोड़ा समय लूंगा कि, और वैसे नहीं दोहरा कि यहाँ पर अब आपने पिछली बार ये कहा था कि 5 करोड़ कांवड़ यात्री आए, 5 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रहे हैं, ये सरकार के अधिकारी कह रहे हैं। और आपने पैसा क्या दिया? 50 लाख। एक कांवड़िए के लिए आपने 10 पैसा दिया। आप सारे चाक चौबंद व्यवस्था चाहते हैं कि वहां पर पानी भी मिल जाए, शौचालय भी मिल जाए, कूड़ा कचरा भी उठ जाए, सारे संसाधन आ जाए। कम से कम 500 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की जरूरत होगी, तो 500 उनकी मजदूरी चाहिए। एक यहाँ पर जो नगर निगम के पास से पहले जो पार्किंग से 20-25 लाख रुपए वो कमा लेते थे, वो पार्किंग भी उनसे चली गई, और वो प्राधिकरण वो पार्किंग चला रहा है। ये इसलिए अगर यही पैमाना रहा इसमें, और ये जो महापौर है वो गई थी मुख्यमंत्री के पास, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं,
कि भाई हमें 3 करोड़ रुपया चाहिए कांवड़ मेले के लिए, अगर इसको व्यवस्था ठीक ढंग से करना है। पैसे के काम, बैठकों का काम बैठक से चलेगा, लेकिन पैसे का काम पैसे से चलेगा, वो अगर नहीं होगा, क्योंकि पीछे ये नगर निगम तो भ्रष्टाचार के घोटाले में टंगा हुआ है। उसके पास जो अपना फंड होता था वो फंड भी जीरो है, खाली है, तो कैसे कोई उसमें काम करेगा। और स्थिति ये है सहभागिता की, भाई आपके जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष आपका है, आपके महापौर हरिद्वार में आपकी भाजपा की है, रुड़की में भाजपा का महापौर है, 3 आपके विधायक हैं और एक अनुभवी विधायक है जो आपका जब से उत्तराखंड बनना तब से विधायक और मंत्री रहा है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है। और ऐसे लोगों की आप सहभागिता ने, जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो उनकी कोई सहभागिता उसमें नहीं है कि भाई कैसे व्यवस्थाएं ठीक करें। आप इन्वॉल्व नहीं करना, आप सेवक डंडे के बल पे यात्रा करना चाह रहे हैं, कैसे आप नापेंगे वो हम फीता लेके। और पिछली बार तो जब ये नापने बैठे थे तो योगी जी ने कह दिया था भाई ये सावन का मेला है, इसमें डीजे नहीं बजेगा तो क्या बजेगा। तो ये उनके तो वो तो प्रोत्साहन देते हैं ये सारी चीजों का, हल्ला गुल्ला हो, सब कुछ हो, लट चले डंड चले, ये सब उनके एजेंडे में है वो। और ये इस तरीके से हमारे यहाँ ये तो इनके समय हो रहा है सावन। हमारे यहाँ शारदीय कांवड़ मेले की व्यवस्था होती थी, वो कांवड़ मेला होता था। 80 के दशक के बाद जब से ये बजरंग दल और बीपा ये सब चले तो सावन का ये हो गया। और वो सावन का ऐसे कांवड़े ये ले आते हैं, ऐसे लोग, मैं किन शब्दों में कहूँ, क्या क्या कुछ नहीं करता वहाँ, कितने नशेड़ी लोग आते हैं, भंगेड़ी लोग ये आते हैं, और उसमें वो लोग छुप जाते हैं जो बेचारे नंगे पांव जो सरदा से गंगोत्री तक जाते हैं, वहां से पैदल वापस जाते हैं, वो हमको दिखते नहीं। उनके लिए कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। यही कांवड़ पटरी का मैं आपको बता दूं कि आपने इस कांवड़ पटरी पर 70 करोड़ रुपया आपने खर्च कर लिया है। 24 करोड़ आपने हरिद्वार से ज्वालापुर तक खड़ा, ज्वालापुर से नारसन तक 46 करोड़ रुपया आपने पिछले 2 सीजन में किया। और उसका कांवड़ पटरी की हालत क्या है। वहां पर आपको रैन बसेरा बनाना था, वहां पर आपने कैंटीन बनानी थी, वहां पर आपने टॉयलेट बनाने थे, वहां पे आपने पानी की व्यवस्था करनी थी, लेकिन कहाँ है वो। और पैसा तो खर्च हो गया है। ये तो 46 करोड़ तो 2021 के कुंभ में हुआ है, और 24 करोड़ उससे पहले अर्ध कुंभ में हो गया था कि कांवड़ पटरी हम ऐसी बनाएंगे कांवड़ियों के लिए और हमेशा के लिए होगा। क्या सुविधा है वहां पर आज। एक बल्ब नहीं है वहां पर, एक हैंडपंप नहीं है वहां पर। तो ठीक है तन्मयी जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान भी बने हुए हैं, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो भी सुनाता है। दानवीर भामाशाह जयंती कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधानसभा हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री संदीप बंसल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित सभी हमारे व्यापारी बंधुगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बन रहे हमारे सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए बंधुगण,
मैं सबसे पहले आप सभी को पूरे प्रदेश के और देश की आर्थिक उन्नति के आधार आप सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारी बंधुओं का आज के इस समारोह में हृदय से अभिनंदन करते हुए दानवीर भामाशाह शाह की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम यहां पे भामाशाह जयंती की पूर्व संध्या पर एकत्र हैं, मुझे श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी की कुछ पंक्तियां याद आ गई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सेहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोंछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। जब भी स्वदेश स्वाभिमान और स्वधर्म के लिए यह देश महाराणा प्रताप का स्मरण करेगा तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भामाशाह का नाम हर जवान पर होगा। याद रखना, धन की 3 ही गति होती है, या तो दान करो, वो आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा। और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है, जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। तो दानम, भोगम और नाशम, ये धन की 3 गति है। दान देश, काल और पात्र को देख करके, हमारे पूर्वजों ने, भारतीय मनीषा ने दान के लिए भी कुछ बातें कही, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में उसके बारे में छोटा सा एक उद्धरण खन्ना जी ने भी यहाँ पे प्रस्तुत किया। वह सात्विक हो, देश के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान हमेशा सार्थक होता है और व्यक्ति को, पीढ़ी को यशस्वी बनाता है। दानवीर भामाशाह 29 जून 1547 को उनका जन्म होता है राजस्थान में। राजस्थान की भक्ति और शक्ति का समन्वय वहां की धरती पर अद्भुत रूप से हम सबको देखने को मिलता है। और उस धरा पर जन्म होता है वीरवर भामाशाह का। व्यापारिक वृत्ति और मेवाड़ राजवंश के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें मेवाड़ का एक महामंत्री के रूप में भी राज परिवार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहां से जो भी मेवाड़ राजवंश से अलग अलग रियासतों के लिए जो भी दान पत्र लिखे जाते थे, वह
दानवीर भामाशाह के द्वारा ही लिखे जाते थे। आप जब यहाँ पे से बाहर निकलेंगे, बाहर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो उनके द्वारा जारी किए गए दान पत्र, ताम्र पत्र की कुछ प्रतिकृतियां वहां पर बाहर हम लोगों ने प्रस्तुत भी की है। और ये परंपरा वहां पर बहुत लंबे समय तक चली, लेकिन ये उत्थान और पतन और फिर उत्थान का इस चक्र चलता है, धर्म चक्र प्रवर्तनाए। और उसी धर्म चक्र के कारण जब विद्वेष का भाव और अकबर का लालच बढ़ता गया, तमाम राजा महाराजाओं के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। चाटुकारिता की हदें पूरी हो गई। उस समय भी मेवाड़ जैसा राजवंश देश और धर्म की खातिर विदेशी दासता के अधीन कार्य करने को कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने तब भी कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, इसका फैसला युद्ध करेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ लाखों की सेना थी, दूसरी ओर 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हैं। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से आप बातें कही गई हैं। लखनऊ से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में है दीपक रावत जी, काफ़ी देरी से आज जुड़े, केंद्रीय मंत्री प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। दीपक जी, मैं डेजिग्नेशन को लेकर कंफ्यूज हूँ, आप क्लियर कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तरफ चुनाव है, दूसरी ओर मौसम का कहर जारी है और दो यात्राएं हैं, प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन सरकार का ये दावे करना कि सब कुछ ठीक है, कितना ठीक है ये? जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चल रही है, मुझसे पहले सारे वक्ताओं ने उसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर दिया है। स्वयं आपने भी कहा कि किस प्रकार से यहाँ पर आपदाएं आई हैं चारधाम यात्रा में, और उसका सामना करना पड़ा है चारधाम यात्रा को। और फिर एक हमारी कांवड़ यात्रा भी अब शुरू होने वाली है जुलाई से। उसी बीच हमारा जो मानसून है वो भी सक्रिय हो चुका है पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, जिसमें उत्तराखंड में भी सक्रिय हो गया है। और चौथा जो चुनाव जो अधिसूचना जारी हो चुकी है दोबारा से, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत कठिन समय है, सरकार इसे माने ना माने। अब सरकार को ध्यान देना है कि उनका सबसे प्रिय जो एक कार्य रहा है चुनाव, सरकार उस पर ध्यान देती है या जो चारधाम यात्रा है उस पर ध्यान देती है, या जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है उस पर ध्यान देती है। आजकल उनकी प्राथमिकता में क्या चीजें हैं ये तो उनको डिसाइड करनी है। तो निश्चित रूप से ये पहली बार ऐसा अवसर नहीं है कि इस प्रदेश को इस प्रकार से इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ यात्रा बहुत पहले आदिकाल से चली आ रही है, चारधाम यात्रा भी आदिकाल से चली आ रही है, मानसून भी इस समय आता है। सिर्फ एक चुनाव है जो इस समय आया है, जो बहुत कम आता होगा। इस समय एक चीज जुड़ गई है। गरिमा जी, विपक्ष का सिर्फ इतना कहना है कि सरकार जो दावे कर रही है, जिस प्रकार के दावे चारधाम यात्रा से पहले सरकार ने किए थे, उसकी पोल किस प्रकार खुली है, जिस प्रकार से जनता के सामने भय पैदा हुआ है इस चारधाम यात्रा को देखकर, वो भय विपक्ष के द्वारा फैलाए गए भ्रम से नहीं हुआ है, ये वो मानवीय भूलों के कारण हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें अब हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो। तो अगर जो सरकार दावे कर रही है वो दावे वैसे खोखले साबित ना हो जैसे खोखले चारधाम यात्रा में हम सब ने देखे हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकार कह रही है, जिस पर करनी है, जो उनको पूरा करे। और जो रतनमणि डोभाल जी ने आरोप लगाए हैं कि किस प्रकार से कांवड़ यात्रा के नाम पे बंदरबाट की है पैसों की, जिसका कोई हिसाब नहीं है, यदि इस प्रकार की चीजें ये करेंगे तो निश्चित रूप से हर सरकार हमेशा कटघरे में खड़ी होगी। उनको एक पारदर्शी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे
उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह ना उठे, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है, सनातन का प्रश्न है, जिसके बार बार बखान भारतीय जनता पार्टी करती है। और यदि उनकी सुविधाओं में इस प्रकार के घोटाले के आरोप लगेंगे तो ये निश्चित रूप से, आज अगर भारतीय जनता पार्टी कल किसी और की सरकार होगी, लेकिन सनातन धर्म हमेशा रहेगा, जिसकी वो बात करते रहते हैं, उन पे ये प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, उनकी आस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। ऐसा हमारा मानना है कि सरकार को इन सबसे बचना चाहिए, और जो वो कह रही है वो धरातल में भी, यथार्थ में भी दिखना चाहिए। बिल्कुल, साफ तौर पर वो चीज़ें, तैयारियां धरातल पर दिखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है, शायद तभी सवाल जो है वो विपक्ष की ओर से उठता है। जल्दी से अगर आशीष जी कुछ कहना चाहें, वक्त कम है, थोड़ा जल्दी। देखिए, मेरा केवल एक सजेशन इस समिति को है कि ट्रैफिक को लेकर जो मुद्दे हर साल उठते हैं और कांवड़ यात्रियों के लिए रूट निर्धारण होता है, जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग बना है इसी को कांवड़ यात्रा का मार्ग बनाए। इसके पास आसपास जगह की व्यवस्था है, सब तरह की व्यवस्था हो सकती है। और जो ये कांवड़ यात्रा मार्ग वर्तमान में जो यूज हो रहा है, ये बड़ा छोटा सा यात्रा मार्ग है, इसमें संभव नहीं है कि करोड़ों यात्री कर सके। और पंजाब जाने वाले यात्रियों के रूट का निर्धारण क्योंकि बात हरिद्वार से बाहर निकलते ही होगा, और अगला रूट निर्धारण होगा आपका जब मंगलौर से पार निकलेंगे। यात्रा मार्ग में 14 किलोमीटर की कमी आएगी, जिनको अभी उत्तराखंड नारसन पार करने के लिए 14 किलोमीटर फालतू चलाया जा रहा है इस शासन प्रशासन से। इन अधिकारियों को भी महसूस होना चाहिए कि कांवड़ यात्री जो पैदल चल रहे हैं उनको आप 15 किलोमीटर फालतू चला रहे हैं, जबकि जो वाहन मोटर से चलते हैं वो चल सकते हैं। तो ये चीज इसमें शामिल की है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी शायद सभी चीज़ें ठीक तरीके से चल पाएंगी। प्रदेश में देखिए, चार धाम हो या कांवड़, अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है, जो सुनिश्चित करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मौसम का कहर जारी है और यात्रा में दुश्वारी है, जिसके चलते विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर चुनाव, चार धाम और उसके बाद अब कांवड़, कैसे स्थितियों को संभाला जाएगा। दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।